से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अहमियत दी है और जहाँ जहाँ चाहे ये लोकल लेवल का इशू हो या सूबाई लेवल का इशू हो या वफाकी सतह पे इशू हो या बैनुल अक़वामी सतह पे इशू हो, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है। मैं साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े अच्छे अंदाज से कल हमने पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गरी खुदा बख्श में होस्ट भी किया और मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी जलसा हुआ जिस पे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17th एनिवर्सरी को, बरसी को, शहादत की मनाए हैं और पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि 17 ईयर्स गुजरने के बावजूद वो आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया कायदे अवाम की मंशूर के साथ हैं और हम सब जो उनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे, उन्हीं के मंशूर और उन्हीं के नज़रिया पे आगे भर रहे हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या मुल्क में जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी सूरत हाल पे परेशान है, अमन अमान की सूरत हाल पे परेशान हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से परेशान हैं और वो सियासतदानों की तरफ, अपने कायदीन की तरफ, अपने नुमाइंदे की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने अना के ज़ाती इश्यूज़ एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान के ये जो अहम मसाइल है इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि हम मिल के इन मसाइल का मुकाबला भी कर सके और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में कोई कमी का बंदोबस्त कर सकें। तो मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और वैसे तो मैं नहीं ख्याल कि आपके सारे सवाल हमारा इस तारीख़ी पानी का मंसूबा के बारे में होगा, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब सरकश सदायो साहब KTN सरकश सदाओ मेरा KTN न्यूज़ से ताल्लुक़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर सिंध हुकूमत तो तेज़ी से छोटे बड़े जो अवामी मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर रही है, क्या सिंध की तरक्की में वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है? दूसरा ये कि सर आपने कल तकरीर में कहा था कि वफाकी हुकूमत को जो बड़े फैसले हैं वो अकेले करने का अख्तियार नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रही है? जैसे अभी सिंधु दरिया पे शेख कैनाल बनाने वाला फैसला है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपकी जो पहली सवाल है, हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से हमारा कोशिश यही रहा है कि वसाइल जितने भी हो, बेशक कम भी हो, हम कम वसाइल में से ज़्यादा मेहनत करके अपने अवाम के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। अफसोस के साथ अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया, उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली सूबों को उनके हक तो मिलना चाहिए, मैं इसका यकीन दहाने के लिए हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे। जब वो उस तरीके से नहीं हो सका तो हमसे वादा किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त इनपुट उस तरीके से नहीं हुआ तो हमसे ये वादा किया कि जो सिंध के तरक्याती मंसूबे हैं, जो बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे हैं, जो दूसरे सूबे में या वफाक की सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इनपुट थी, उनको फंडिंग दिया जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के साथ सियासी बुनियादों
पे एक वादा किया गया उस पे पूरी तरीके से या सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रही, मगर जिस तरीके से वफाक को सूबों के साथ मिल के चलना चाहिए और जो सूबों का तमाम हक हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा पंजाब हो, सूबा पख्तूनख्वा हो, उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। दोनों सिलसिले में हुकूमत के बेहतरी की गुंजाइश है। मेरा उम्मीद है कि जो हमारा ये शिकायत है इसको सीरियसली लिया जाएगा और एक मीनिंगफुल डायलॉग के नतीजे में हम जो सूबे के एतराज़ात है उनको भी दूर कर सकते हैं और जो सियासी वादे किए गए हैं उस पे भी अमल दरामद कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, वो तो पार्लिमानी निज़ाम में तो आपके सामने है। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ इसमें से कुछ फ़र्क है और जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 के दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट है। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे ही एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, जो इरसा अकॉर्ड के खिलाफ वर्जी हो, जो इरसा के खिलाफ वर्जी हो, 1991 की वोटर अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी हो, जो कि आपके दूसरे सूबे के इख्तलाफात उस मीटिंग में भी उठाए जाए और उनके जो एतराज़ात हैं ऑन रिकॉर्ड उनको इग्नोर करते हुए आप किसी मंसूबे पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके सबके जो नुक्ते नज़र है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। वरना एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था, ये भी एक तरफा फैसला है। उस ज़मानों में वो एक तरफा फैसला को हमने ही नाकाम करवाया और इंशाअल्लाह ताला आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। बाबू इकबाल एयरवाई। मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने कल बहुत सी चीज़ें वाज़ेह की थी कि तकरीब में अपने ख़ासतौर पर यही बात आती है जो कैनाल निकाले जा रहे हैं पानी के खुश्क होने का। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में जो मैंने देखा उसमें सिंध में कालाबाग डैम पे एक अलग मौक़िफ़ था और पंजाब वाले जो थे वो कालाबाग डैम पे उनका अलग मौक़िफ़ था। क्या इन कैनालों के लिए पंजाब के आपकी जो भी क़यादत है या वर्कर है वो आपके साथ है? तो ये दूसरा ये कि गैस और लोड शेडिंग के लिए भी आपने धरने लगवाए, पीपल्स पार्टी ने यहाँ लगाए, तो क्या अगर इतना बड़ा फैसला एक तरफा होगा तो ये धरने की जो तहरीक की कोई सियासत के चांसेस फिर शुरू होंगे या इस तरह ही बस एहतजाज चलता रहेगा? थैंक यू। तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ और तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर दे रहे हों कि पाकिस्तान या किसी एक सूबा का मौक़िफ़ एक था, किसी दूसरा सूबा का मौक़िफ़ कोई और था कालाबाग डैम के हवाले से। वहाँ एक एतराज़ात सिंध से शुरू नहीं हुए, वो पख्तूनख्वा से उठे और जो एहतजाज हुआ वो बिल्कुल हमने एक एहतजाज यहाँ बॉर्डर पे करवाया था, मगर उस एहतजाज के जो काफ़िले निकले जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का सदर ने कराची से काफ़िला निकाला तो वहाँ ही
पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफिला निकाला और वो वफाकी एहतजाज था. इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज़ उठाए थे कि आपने जो भी फैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त है. हम समझते हैं कि जो भी फैसला वफाक को कमज़ोर करेगा उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा. और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात एक तरफा फैसले लेने की हमायती नहीं है. तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज़ हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं. गुलबहार शेख, सिंध टीवी. मैं संभालूंगा और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे. मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ़ पानी या इसकी मंसूबा की सूरत में या मुख्तलिफ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ. मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक़ है NFC अवार्ड के मुताबिक, आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है. तो आप अपनी, तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिज़नेस से या किसी भी इदारा से, कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीक़ा से नहीं आता, तो फिर जो आपका आउटपुट है उस पे तो ज़रूर किसी न किसी सूरत में असर होगा. यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लीड किया है. इसलिए हमें जो महसूस चाह वो PTI का दौर, मुस्लिम लीग का दौर, PDM का दौर, आज का जो भी दौर, इन तमाम हुकूमतों में अगर हमें अपना सही तरीके से शहर नहीं मिल रहा था, तो इसका ये नहीं मतलब था कि हमने फिर कहा कि चले फिर काम नहीं हो सकता है. हमने अपने तरीके से दूसरा बंदोबस्त किया. तो अभी भी हमने जो महदूद वसाइल है उनमें से डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. और साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को अपील करें कि वो हुकूमत के साथ मिल के काम करे, उसको हम आगे लेके देखेंगे कि ना सिर्फ हमारा मरकज़ में, कैपिटल में, कराची में, मगर सिंध भर में, चाहे वो सोलर के सेक्टर में हो या पानी के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, हम इनकरेज कर रहे होंगे कि हमारे जो मुकामी जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अपने अवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें. और जो ये स्पेसिफिक मंसूबा है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो एक तरह से हुकूमत के अपने तरीक़ेकार है. आगे जाके नॉट नेसेसरीली जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट बट बाय एंड लार्ज हम चाहेंगे कि इस किस्म के काम हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करें, ताकि ये सर्विस डिलीवरी जो हमने हेल्थ में और दूसरे मंसूबे में बेहतर किया है, इसमें भी हो सकता है. अली नईम, जियो हैदराबाद. जियो लारकाना नहीं है,
सर है सर ये बैठे आखिरी सवाल है अच्छा ओके चलिए हैदराबाद से शुरू होते होते अच्छा सर सवाल मेरा ये है कि हुकूमत एक जानिब तो माशी आशारिये बेहतर होने की नतीज सुना रही है हाँ और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इंटरनेट जो है वो स्लो है, VPN डाउन है और उसकी वजह से IT इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है जिससे नौजवान डायरेक्ट मुतासिर हुए हैं। और आप भी बात कर रहे हैं डिजिटल बिल ऑफ राइट्स, तो इस सारी मसले के अंदर आपके पास क्या है? तो जहाँ तक आपने मीशत की बात किया है मैंने भी ये सुना है कि मीशत थोड़ी बेहतर कर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। देखिए ये हमारी बुनियादी मुतालबा था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ हुकूमत साजी में दिया तो इलेक्शंस में हम सब साथ थे। आपको मालूम है, मेरा वोटर का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि महंगाई में कमी। हर किसी वोटर का मुतालबा सबसे ज़्यादा यही था, किसी कैदी 804 की नहीं थी, यही थी महंगाई में मुआशी बहरान से निकालना। तो ये हुकूमत का क्लेम है जो बज़ाहिर ये कागजात के हद तक नज़र भी आ रहा है, तो इसको ना सिर्फ इसको हम वेलकम करते ही हैं, इसको खुशामदीद करते हैं। हम हुकूमत की इस जहां हम अगर मैं तनकीद करने का किसी के पास गुंजाइश है तो जहां कोई चीज़ सही चल रहा है या जहां कई पॉजिटिव या मुस्बत रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, हमें ना सिर्फ इसको इनकरेज करना चाहिए, मानना चाहिए, और हमारे बाकी जो मुतालबात अपनी जगह जो हमारा मुआहिदा हुआ हुकूमत के साथ वो उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी हमारी जो पॉलिसी डिसीजंस है हुकूमत के साथ, जो बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ पार्लियामान में बैठे हैं, तो ये बुनियादी वजह ये है कि जो इकोनॉमिक हालात हैं वो हम जो नेशनल हमारा प्रायोरिटीज़ है उनमें से जो इकोनॉमिक हालात हैं, महंगाई का कमी है, वो हम सब के सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हमें इसको sort of will show us कि मुआशी तौर पे बेहतरी आ रही है, तो ऑफ कोर्स एक सियासी जिम्मेदारी है, एक नेशनल जिम्मेदारी है कि हम उसको फर्दर करें, उसको फर्दर अचीव करें। अगर हम समझते हैं इसमें कि अगर मुआशी तौर पे बेहतरी आ रही है तो ज़रूर हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये होगा कि उस बेहतरी को अब आवाम को महसूस होना चाहिए, इसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए आम आवाम तक, आम आदमी तक। तो वो इनपुट हम ज़रूर देंगे और देते रहेंगे हुकूमत को। तो जहाँ तारीफ़ का गुंजाइश है तो वहीं जैसे आपने जिक्र किया इस डिजिटल इशू पे तो तनकीद का काफ़ी गुंजाइश है। अब थोड़ा सा मुझे तो मजाक लगता है इस लिहाज से कि हुकूमत का अपना प्लान था भाई, मेरा नहीं। उन्होंने खुद लॉन्च किया कि हमने पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, राइट? उसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको $60 बिलियन का एक्सपोर्ट चाहिए था IT सेक्टर से, टेक सेक्टर थे माशा। और ये वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन है। आज के दौर में अगर ज़राअत के बाद किसी एक शोबे में पाकिस्तान की मीशत को रिस्पांस दे सकते हैं तो ये हमारा IT सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। और ये भी साबित हुआ है सालों साल जब पाकिस्तान में मुआशी बहरान चल भी रहा हो, without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। और आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। मगर ये 90 के दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारी नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है।
جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقوں میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا, تاکہ آپ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا, معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا. خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے, جو ڈیجیٹل اکانومی, اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے, جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو, آپ کو یہ اسکل معلوم ہو, آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو, تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ, سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں, آپ کی میڈیا, اپنا میڈیا کی اسپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے, لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو, وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا, وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع, مونیٹائزیشن کی وجہ سے, جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو, اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی اسپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ, ایک طرفہ فیصلہ لے, وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے, وہ پانی بھی پیتا ہے, وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی, مس انفارمیشن, ڈیفامیشن, یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں, دوسرے ممالک میں ہیں, اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں, اور پھر جو زیادہ اوپن موقع, مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. مگر جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو, دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں, یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے, آپ ڈیفیمیشن کرے, ایسے تو آسان نہیں ہے, آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کرنا مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی, انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں, تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا, آپ نے فائر وال بھی ڈال دی, آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا, وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے, وہاں بہت کنٹرول ہے, مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے, وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے, مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں.
یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو. بینڈوڈتھ تو دے, انفراسٹرکچر تو دے, پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو, وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے, پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی وی پی این ہونا چاہیے, یہ رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے, یہ. آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ, چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو, ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں, آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا, پھر رکے گا, آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے, مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہے وہ نہیں لوڈ ہوں گے, آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو, مگر فلاں آپ نے. ایسے تو نہیں چلتا. پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے, جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں, نفرتیں پھیلاتے ہیں, جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا, آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کر. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا, وہ بھی ہم مان لیتے. مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے, وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے, آپ نے خلاف کیا ہو, میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے. اور میرا نسل کے, میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائیں وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے, پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے, یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی, اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہے, جو باقی دنیا, اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں, ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. anyway, میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا, اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور, ٹائم کم ہے بابو بھائی, ٹائم کم ہے. آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو. عامر بھائی جیو لاڑکانہ سوال نہیں, تو کچہری نہیں ہے. سوال کرنے دے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کل غریب خدا بخش میں بڑا انٹرنیٹ بہتر تھا آپ کے تنقید کے خوف کی وجہ سے. اچھا, پہلی دفعہ ہوا, یہ بتا رہا ہوں. یہ میرے خیال میں اتنا میرا خوف نہیں ہے بھائی, یہ کسی اور. صابر بھائی جیو لاڑکانہ. ہز ایکسلنسی سر, میرا نام صابر شاہ ہے, جیو نیوز لاڑکانہ. آئی ایم گریٹفل فار ریممبرنگ می. اور دوسرے سر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو نوٹس دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ گڑی خدا بخش کا ذکر ضرور کرتے ہیں, لیکن ان کو ایک گاؤں نظر آتا ہے کہ ایک گاؤں ہے, ایک گڑی خدا بخش نام کا. میں نے جیو میں ایک اسپیشل پیکیج گڑی خدا بخش کب آباد ہوا, who was first dead body which was buried there, اور اس کے بعد میں کون کون آئے. اچھا, گڑی خدا بخش انٹرنیشنلی ویری انٹرسٹنگ. انٹروڈکشن. میں ضرور دیکھوں گا, میں اپنا ان سے مانگتا ہوں یہ آپ کی کاپی, آپ کی اس. سر میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ عمران ایک بہانہ ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل اصل میں نشانہ ہے. وزرائے کرام ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اشارہ کن ممالک کی طرف تھا اور کن کی طرف تھا. دوسرا میرا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے فائنانسرز, پلانرز, فیسیلیٹیٹرز, ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
तो इस कार्रवाई को पीपल्स पार्टी और आप किस तरह से जहाँ तक पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम है और जहाँ तक पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोग्राम है, एक की बानी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो दूसरे की बुनियाद रखने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान अगर आज जिस शक्ल में जोग्राफी तौर पे हमारा रीजन में तमाम जियोपॉलिटिक्स के बावजूद मौजूद है, महफूज हैं, तो ये दो जो तोहफे हैं हमारे शहीदों के, ये इनकी वजह से हैं। और आपको मालूम है कि तारीख़ी तौर पे ये हज़म नहीं हुआ, पहले ये हज़म नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तारीख़ का हिस्सा है और उसकी सज़ा भी गरी खुदा बख्श में दफन हुए शहीदों ने बर्दाश्त किया है। उसके बाद ये हज़म नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन तो मिला, मगर उस के लिए जो बंदूक था वो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, तो अब वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और हाल ही में आप देख रहे होंगे जहां एक तरफ सियासी बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से, मुख्तलिफ मगरबी सियासतदानों से सुनने में आ रहे हैं, उन्हीं ममालिक को अचानक ये नज़र आया है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जो आजकल की दुनिया भर के हालात है वो भी आपके सामने हैं। आप मुझे गिनवा के बता दें कि कितने मुसलमान ममालिक में आतमी टेक्नोलॉजी है। तो इन हालात में, ये हालात जो मैं देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हो, उस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि तबसरा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाए कि हमारे जो मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में है, वो किसी की सियासत से बलतर है। और हमने कभी अपने आपस की सियासी इख्तलाफात को कोई वजह नहीं बहाना है कि वो दूसरे इसको कमज़ोरी समझ के फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासी जमात है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो भी वो हमारे बारे में कहें, वो जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये वो जमात है कि कारकुन से लेके क़यादत तक वो शहादत कबूल करते हैं, मगर अपने असूलों पे, अपने कौम के मुफाद पे सौदा नहीं करते। और मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया पे अचानक ये शौक़ पड़ा हुआ है, क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो? ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है, एक दिन बाद तब्दील हो जाता है। वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना, आपने मोजे पहने, पता नहीं क्या। ये ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इशू से कोई दिलचस्पी। जब ये सियासत किसी भी मुल्क में हो, ये बहुत खतरनाक सियासत होता है। इस वैक्यूम पे जहां कोई असूल ना हो, आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं। और इन्होंने ये साबित कर लिया है कि वो हर 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 चीज पे सौदा करने के लिए तैयार हैं। तो यही वजह है कि कल मैंने मुतालबा किया कि वो खुद उन ममालिक का ना सिर्फ मज़ाहमत करें, वो उन लोगों का मज़ाहमत करें जो उन हक में एक तरफ बयान दे रहे हैं और दूसरे तरफ पाकिस्तान के एटॉमिक और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ मौक़िफ़ रखते हैं। एक तरफ
ان کے حق میں بیان دیتے ہیں, دوسرے الفاظ اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ چیزیں پاکستان کے عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے, اور جو ہمارے یہ پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ سنگین سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. آخری سوال ہے عبدالرزاق رتو ڈیرو سے ہیں, سما ٹی وی سے نمائندہ. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہر سال محترمہ کی یوم شہادت پر ہوتا ہے, بالکل اس سال صحیح. نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سال کی وجہ یہ کہ ہم سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ہمارا سی سی سے پہلے حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جائے, تاکہ ہم سی سی کے سامنے جب وہ رپورٹ ڈالے وہ کوئی مثبت رپورٹ ہو اور کوئی مثبت نتیجہ نکلے. تو اس سلسلے میں کل ہمارا میٹنگ ہوا اور میرا کمیٹی نے مجھ سے صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم کشمیر ڈے کے فوراً بعد کے لیے ہمارا اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو آگے کیا جائے. تو ہم نے وہ فیصلہ کیا. آپ سب کو بہت شکریہ, میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں, میں نے گھڑی خدا بخش جانا ہے. نیو ایئرز ریزولوشن میں سوچتا ہوں پھر آپ کو بتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا کہ عوام آج بھی بھٹو کے نظریے کے ساتھ ہے.